नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, इसको एनालिसिस करते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन को अपन को तरीके से पढ़ना है, पढ़ने में गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शब्द खेल कौन सा युग्म सही है। जैसे इसमें पूछा क्या कि पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि खेल का नाम दिया गया है, गेम का नाम दिया गया बच्चों। अब गेम का नाम दिया गया है तो उससे ये पूछा गया शब्द रिलेट कौन सा करता है। शब्द जो है, वर्ड जो है वो रिलेट कौन सा कर रहा होता है। जैसे अलग अलग गेम होते हैं, जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट से कौन कौन से जो वर्ड हैं, शब्दावली जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में, वो संबंधित हैं। ये हमसे पूछा गया। जैसे बैडमिंटन का हुआ, हॉकी का हुआ, ऐसे करके हमसे शब्दावली पूछ ली जाती है गेम्स की। यहाँ पर पूछा गया है बैटिंग। बैटिंग किस खेल से संबंधित है, बोला क्रिकेट से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, बैटिंग क्रिकेट से संबंधित है। गोल नेट बॉल से संबंधित है, ये एक बात सही है। ये वॉलीबॉल की जैसे मत समझिएगा आप, ये अलग तरीका है होता है, इसे गोल ही काउंट किया जाता है। ये भी सही है और ये भी सही है। केवल 1 केवल 2 अब सही पूछा गया ना, इसमें युग्म सही है तो सी आंसर हो जाएगा इसका। फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों क्या है बच्चों, सही आंसर हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, आंसर दोनों के दोनों यहाँ पे सही कर देंगे। जैसे अब क्रिकेट की बात आई है बच्चों। अब क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट से बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं आज के टाइम पर, और हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ भी रहे हैं। जैसे सबसे पहले मैं आईसीसी की बात करता हूँ। आईसीसी की स्थापना को लेके क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्थापना और इसके हेडक्वार्टर को लेके, ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर को लेके क्वेश्चन आता है। ये मैंने कई बार डिस्कस किया। जैसे आपसे अगेन क्वेश्चन पूछ लिया था बीसीसीआई को लेके, इसकी स्थापना कब हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये आपको ध्यान रखना होता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, ये मेनली 2 क्वेश्चन हमेशा रिवाइज होते रहते हैं। अब इससे अदर चीज़ें हम बात करते हैं, जैसे कि आईपीएल से रिलेट करके क्वेश्चन आता है। जैसे आईपीएल से रिलेट करके जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। आईपीएल की 2 चीज़ें होती हैं बच्चों। पहले तो आईपीएल इस बार विजेता टीम कौन है, आईपीएल विजेता वो आरसीबी बनी 18 साल के बाद। 18 साल के बाद 18 सीजन था इसमें, आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। अगर रनर की बात की जाए तो किंग्स, पंजाब किंग्स। रनर अप कौन सी टीम थी, पंजाब किंग्स। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाला है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, पंजाब किंग्स। और इनकी खास बात यह है कि पहली बार जो कैप्टेंसी कर रहे थे ना, इस टीमों के पहले कैप्टन थे। ऐसा नहीं कि पहले उन्होंने कैप्टेंसी नहीं की थी। आईपीएल के तो आरसीबी के कैप्टन जो थे आईपीएल में, वो थे रजत पाटीदार। कौन थे, रजत पाटीदार। और इधर थे सरपंच साहब यानी कि श्रेयस अय्यर। इन्होंने लास्ट टाइम कोलकाता नाइट राइडर्स को जिताया था। इनका जो नाम है अभी जो फेमस हो रहा है वो है सरपंच। बाई चांस पूछ ले कि कोई सरपंच किस खिलाड़ी को कहा जाता है तो वो श्रेयस अय्यर को कहा जाता है। पंजाब के कारण इनका नाम पॉपुलर हुआ। इनसे पहले इन्होंने लास्ट जो जिताया था वो कोलकाता नाइट राइडर्स को जितवाया था बच्चों, कोलकाता नाइट राइडर्स। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये तो 18 सेशन की वो सीजन की विजेता थी, और कोलकाता जो थी वो थी 17 की। अगर वो पूछ ले कि सर फर्स्ट सीजन का कौन था विजेता, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट सीजन की बात आती है तो आरआर, राजस्थान रॉयल्स जीती कब थी बच्चों, 2008 में। इसके जो कैप्टन थे सैनबॉर्न, अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कैप्टन कौन थे बच्चों, सैनबॉर्न। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आपको क्लियर हो गया होगा, तो सी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। मनुष्य में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है। ठीक है, शुरू कहाँ से होता है ये ऑप्शन से पूछा जा रहा है। जैसे भोजन हम करते हैं तो मुंह के द्वारा अपन लेते हैं, फिर बाकी जो प्रोसेस होता है। चलो मैं एक एक करके आपको ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। रेक्टम, राशनली, इसमें क्या होता है, बड़ी आंत से मल जाता है, बड़ी आंत से मल इसमें इकट्ठा होता है। ये बात ध्यान रखना, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, ये साइड हिंदी इंग्लिश का थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रेक्टम के बारे में बात कर रहा हूँ अभी, इसके हिंदी इंग्लिश का ध्यान रखना। मैं रेक्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें मलाशय जमा होता है बच्चों, बड़ी आंत से आता है मलाशय। मलाशय क्या होता है, बड़ी आंत से इकट्ठा होता है, बड़ी आंत से इकट्ठा हो इसमें आता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और वेक्यूल कैविटी, इसमें क्या होता है बच्चों, यानी कि मुख गुहिका के अंदर इसमें भोजन प्रवेश करता है।
और सैलिवा जो होता है इसमें मिलता है और यही तोड़ने का काम करता है। सैलिवा जो एंजाइम होते हैं वो इसमें तोड़ने का काम करते हैं। इस इक्वेशन के अनुसार तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कि कैसे पूछा गया है कि स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित किस भाग से शुरू होता है, तो इसका जो होता है मुख्य गुहिका से होता है, मुख से प्रारंभ हो जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ग्रास नली रेक्टम का क्या काम है कि बड़ी आंत से मलाशय इसमें जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। पंजाब में निरंकार भगवान की पूजा करने पर किसने जोर दिया? निरंकार मतलब कि आकार नहीं है, जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। निरंकार का मतलब है जिसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं होना मतलब ये, इस पर जो जोर दिया जाता है बाबा दयाल दास के द्वारा दिया जाता है। बाबा दयाल दास, ये बात ध्यान रखना। गुरु गोविंद और गुरु नानक जी ने इस पर काफ़ी जोर भी दिया था। जो सिख गुरु रहे गुरु नानक जी, उन्होंने भी इस चीज़ पे ही बहुत जोर दिया था। ये फर्स्ट गुरु थे सिखों के। कौन से गुरु थे बच्चों? फर्स्ट गुरु थे। और 10th नंबर के जो गुरु रहे वो कौन रहे? गुरु गोविंद, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की बच्चों। इनका जन्म बिहार में होता है। गुरु गोविंद, गुरु गोविंद, ठीक है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। किसकी स्थापना की बच्चों? खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ जैसे गुरु गोविंद जी ने की, खालसा पंथ की। ठीक है, इनका जन्म जो होता है वो बिहार में होता है। जन्म कहाँ होता है? बिहार में होता है। ठीक है। महाराज रणजीत सिंह, पंजाब ऑफ किंग्स पंजाब कहा जाता है, वो लाइन ऑफ पंजाब कहा जाता है इन्हें। वो टीम का नाम माइंड में आ गया, लाइन ऑफ पंजाब कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? राजा थे महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, इनकी मृत्यु कराच वो लाहौर में होती है, जो अभी पंजाब का पार्ट है और पाकिस्तान में है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जो पाकिस्तान में जो पंजाब चला गया उसकी भी बात है कि वो पहले जॉइंट हुआ करते थे और इन्हें क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ पंजाब कहा जाता है, पंजाब का शेर कहा जाता है। ठीक है, और जो पंजाब में निरंकार पर जो सबसे ज़्यादा जोर देने का काम किया बाबा दयाल दास ने किया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए क्वेश्चन, एक ए नंबर। कुछ स्थानों पर भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परत के बीच भूजल जमा हो जाता है और उसे क्या कहा जाता है, किस रूप में वो जाना जाता है? हमसे पूछे, एक डेफिनेशन दे दी है हमारे सामने। डेफिनेशन के बारे में पूछ रहा है कि भैया, एक आवाज़ क्लियर है कि ये बताओ? हाँ, हमसे पूछ रहा है कि भैया ये जो अपने डेफिनेशन दी है वो सही है या गलत है। जैसे एक तालाब, एक झील। झील क्या होती है? देखो, लेक, इसमें पानी इकट्ठा कम पानी इकट्ठा होता है, नदियों से कम पानी होता है, पानी कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है। लेकिन ठीक है, झील, लेक, पानी इकट्ठा होता है, लेकिन क्या है बच्चों? ये बात ध्यान रखना, इसमें नदी से कम पानी होता है। ऐसे पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं होती है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया से इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि नदी से कम पानी होता है। नदी से कम पानी होता है, छोटी भी होती है। ठीक है, एक तालाब एक जगह होती है, एक जगह पर बना होता है। ये लेक से भी छोटा होता है, लेक से छोटा होता है और ये गड्ढे के समान होता है। किसके समान होता है बच्चों? गड्ढे के ये समान होता है। कुआं जो होता है, कुआं एक सुरंग आकार का होता है, लंबा ऐसे करके कुआं धरती में, इसको कैसे समझेंगे? धरती में या धरातल पर गहरा और सकरा गड्ढा होना। गहरा और सकरा गड्ढा, इसको क्या बोलते हैं हम? कुआं बोलते हैं। और एक जलभर क्या होता है? एक एक्वेफियर क्या होता है? जब भूजल जमा होता है, क्या होता है बच्चों? कैसे? स्तर के नीचे, किसके कुछ स्थानों पर भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है, उसे जलभर एक्वेफियर अपन बोलते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। एक तालाब का मतलब सीखा हमने, एक कुएं का मतलब सीखा और एक झील का मतलब सीखा। उनमें से हमने आंसर जो निकाला, डी आंसर निकाला। नदी, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। मतलब ये पूछा गया है कि इनमें से गोदावरी नदी की कौन सी सहायक नदी है? गोदावरी नदी को साउथ इंडिया की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किससे कहा जाता है? गोदावरी को। इसका ओरिजिन महाराष्ट्र से होता है बच्चों। ओरिजिन कहाँ से होता है? महाराष्ट्र से होता है। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? गोदावरी नदी सहायक नदी है, तो इसकी इंद्रावती है। कौन सी नदी? इंद्रावती है इसकी जो सहायक नदी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, गोदावरी की जो सहायक नदी है वो इंद्रावती है। अपने से अब नदियों की बात जब पूछ ली जाती है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एक तो है सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी पूछे बोले तो बच्चों लॉन्गेस्ट।
लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है ना, सबसे लंबी नदी। अब आपसे पूछ ले जाएगी सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, लार्जेस्ट रिवर। दोनों क्वेश्चन अलग अलग आंसर होंगे। वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ये किसकी बात की है मैंने, वर्ल्ड की बात की है आपसे। ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे ये वर्ल्ड के लेवल के है। सबसे लंबी रिवर कौन सी है, सबसे बड़ी नदी यानी लार्जेस्ट रिवर कौन सी है। ये बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी। चलिए आगे चलते हैं। अब हमसे पूछा जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी रिवर, लंबी नदी। फिर से वही क्वेश्चन आया, लॉन्गेस्ट रिवर जो कंप्लीटली भारत में बहती है। तो उसी इन सभी क्वेश्चनों को आंसर एक एक करके दे। लॉन्गेस्ट तो होती है बच्चों नील नदी, जैसे हम नाइल भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, नाइल रिवर बोलते हैं। ये आती है अमेजोन, सबसे बड़ी कौन सी है, अमेजोन। और भारत की जब बात आती है तो गंगा रिवर आती है बच्चों। कौन सी रिवर आती है, गंगा रिवर आती है। अब गंगा से रिलेटेड क्वेश्चन खूब सारे बनते हैं, जैसे गंगा कितने राज्यों से होकर निकलती है, क्योंकि भारतीय रिवर है, इसके बारे में थोड़ा बहुत अपन जानते हैं कि खूब सारे क्वेश्चन अपन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा गंगा रिवर की जब बात आती है तो क्या हमसे क्वेश्चन पूछता है वो देखते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कितने राज्यों से होकर निकलती है वो अपन से पूछ लिया जाता है। तो ऐसे करके ये 5 राज्यों से निकलती है। पहला राज्य जो होता है इसके निकलने का वो उत्तराखंड होता है, जैसे हम यूके बोलेंगे। उत्तराखंड से निकल कर ये यूपी में जाती है, यूपी से निकल कर ये बिहार में जाती है, बिहार से निकल कर ये झारखंड में जाती है, और झारखंड के बाद लास्ट होता है वेस्ट बंगाल, और फिर ये बंगाल की खाड़ी यानी वे ऑफ बंगाल बच्चों गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में ये पहुंच जाती है। इसकी टोटल लेंथ कैसे निकालोगे, जैसे सर आपने निकाला 5 राज्यों से निकलती है, 5 का 2 बार स्क्वायर कर दो 25 और 25, इसकी टोटल लेंथ जो हो जाती है 2525 किलोमीटर हो जाती है। बिल्कुल आसान तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी है, 5 राज्यों से निकलती है। एक इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर नदियाँ इसमें आके मिलती है। एक नदी इससे जो अलग होती है उस नदी का नाम है हुगली नदी। हुगली नदी किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे पर जो शहर बसा हुआ है उसका नाम है कोलकाता। हुगली नदी, हुगली नदी को गंगा की विश्वासघाती नदी कहा जाता है। गंगा की विश्वासघाती नदी कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। हुगली नदी, हुगली नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कोलकाता शहर बसा हुआ है। कोलकाता शहर, कोलकाता शहर किस नदी की, कोलकाता शहर जो है किस राज्य में, वो है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल का सीएम कौन है अभी, ममता बनर्जी। ये बात आप लोग इनसे रिलेटेड है, सारी की सारी बातें आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। MS Excel 365 में यदि संभव हो तो अंतिम कमांड या एक्शन को दोहराने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो MS Excel में कई सारे शॉर्टकट की हैं, आप लोग नॉर्मल जो हैं उनको भी जानते हैं। MS Excel जैसे मैंने कहा CTRL+C, इसको बहुत सारे लोग जानते हैं। बोले सर Ctrl+C कॉपी कर दो, क्या करेंगे बच्चों, Ctrl+C क्या कर देंगे, तो बिल्कुल सही आंसर है सी। मतलब ऐसे शॉर्टकट कीज़ का यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि शॉर्टकट कीज़ का क्या क्या वैल्यू होता है। जैसे कि मैंने सी पे कंट्रोल किया, ठीक है, सॉरी कंट्रोल किया, कॉपी किया, ठीक है। जैसे मैंने कहा CTRL+V, सर पेस्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे करके चीज़ें हमसे पूछी ली जाती हैं शॉर्टकट कीज़ के अंतर्गत, ठीक है। ओपन करना है, जैसे मैंने कहा CTRL Ctrl+A, सभी को क्या कर लेंगे अपन चूज कर लेंगे। यू अगर बोल्ड भी करेंगे तो बोल्ड लेटर्स हो जाएंगे। ऐसे हमसे पूछा गया है कि दोहराने के निम्न में शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो वो शॉर्टकट की कौन सी है, Ctrl+Y है बच्चों। कौन सी है, Ctrl+Y। कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब 3 तो सही होंगे, एक गलत होगा। देखते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है भैया, ये तो गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। धातु शोधन कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला है जिसका वाला भट्टी में लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। नहीं यार, ये तो गलत है। इंग्लिश भी सही है कि इसकी, हाँ सही है। एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला, ये भी सही है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। ये 3 सही है और आंसर क्या है हमारा, बी आंसर यहाँ से हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा।
कौन सा शहर 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? 2032 के जो ओलंपिक होने वाले हैं ग्रीष्मकालीन यानी कि समर ओलंपिक, उनकी कौन होस्ट करने वाला? चलो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। मैंने पहले भी कई बार ओलंपिक के बारे में डिस्कस किया है, तो आइए ओलंपिक को अब ढंग से अपन जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, ओलंपिक ठीक है। पहले अपन इसके स्टार्टिंग से जानने का प्रयास करें। देखो पहले बार होता है 1776 ईसा पूर्व होता है, एथेंस में होता है बच्चों। कब होता है? एथेंस में होता है। एथेंस के ग्रीस करते हैं इसको। ग्रीस में ये होता है। अब दूसरी बात पॉइंट पे आते हैं, 776 ईसा को मॉडर्न वर्ल्ड में जब ये होता है तो 1896 में आधुनिक भारत नहीं, आधुनिक विश्व में ओलंपिक, आधुनिक विश्व में ओलंपिक, मॉडर्न वर्ल्ड में जो ओलंपिक होते हैं वो कब होते हैं बच्चों? 1896 में होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? ये एथेंस ग्रीस में होते हैं बच्चों। ये कहाँ पे होते हैं? एथेंस ग्रीस में होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? 1896 आधुनिक विश्व में ओलंपिक होते हैं, एथेंस ग्रीस में होते हैं। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे कि सर 190 में कहाँ पे हुए थे? तो 190 में हुए थे बच्चों पेरिस में। पेरिस कहाँ पे है बच्चों? फ्रांस में है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो आगे चलते हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं 2020 के ओलंपिक, क्योंकि बीच के अपनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखे जाएं। 2020 के होते हैं बच्चों टोक्यो में। टोक्यो कहाँ पे बच्चों? जापान में। ये 2020 में कंडक्ट नहीं होते, कंडक्ट जो होते हैं 2021 में होते हैं। ये कंडक्ट कहाँ पे होते हैं बच्चों? 2021 में होते हैं। कारण क्या दिया जाता है? कोरोना पैंडेमिक। कोरोना पैंडेमिक इसमें क्या दिया जाता है बच्चों? रीजन दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 2024 में चलते हैं हम लोग। 2024 में संपन्न हुए हैं पेरिस में हुए हैं। ठीक है, पेरिस कहाँ पे बच्चों? फ्रांस में है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, भारत ने टोटल मेडल कितने जीते? इंडिया ने टोटल मेडल तो 206 क्या, ये तो बहुत देश थे। मेडल जीते इंडिया ने 6, जिसमें से 5 ब्रॉन्ज थे, 1 सिल्वर था और बच्चों 5 क्या थे? ब्रॉन्ज थे। एक जो सिल्वर जीता वो किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। नीरज चोपड़ा। ठीक है, 2020 के 21 के जब हुए थे यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ पे किसने क्या जीता था बच्चों? गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा। बात इतनी सी समझ में है क्लियरली? ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं 2028 की तरफ। 2028 में क्या होता है बच्चों? क्या होगा मतलब? 2028 के जो ओलंपिक हैं वो होंगे लॉस एंजलिस में। कहाँ पर होंगे बच्चों? LA, लॉस एंजलिस। ये कहाँ पे है? USA में है। ठीक है, और हमसे जो पूछा गया 2032 का पूछा गया, और मैंने कई बार आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में भी बताया कि 2032 के जो ओलंपिक हैं वो कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो इस सभी का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि आप एक ही फ्रेम में सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। तो हमसे यही पूछा गया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हैं 2032 में कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन यानी कि ऑस्ट्रेलिया होंगे। यहाँ से अगर देश का नाम भी आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया लिख सकते थे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों के निम्नलिखित किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया? खेड़ा आंदोलन। सुनिए इसके बारे में। खेड़ा आंदोलन 1918। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि 1918 में क्या होता है कि किसान लोग परेशान हो चुके थे, अकाल पड़ा था, बारिश की कमी के कारण जो फसल एक्चुअल में जो होनी चाहिए थी, जो सामान्य रूप से भी बहुत कम हो जाती है। जब सामान्य से भी फसल बहुत कम हो जाती है तो वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई जो अंग्रेज़ों को हम कर कैसे चुकाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो इनकम है ही नहीं। अब इनकम नहीं है तो कर चुकाने का माध्यम क्या होगा? तो इसका दबाव बनाया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा कि हमें तो कर चाहिए ही चाहिए। तो इसको लेकर कर को ना देने, क्योंकि उन्हें कम वो जो लोग थे
वहाँ के जो किसान थे वो ये चाह रहे थे कि हमें कर ना देना पड़े और देना पड़े तो कम देना पड़े। तो इसको लेके वो आंदोलन करते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, और इसमें वो सफल भी होते हैं। इसमें वो गांधी जी भी शामिल होते हैं, और इसमें वो इस आंदोलन में क्या सफल होते हैं कि जो कर की जो राशि होती है, परसेंटेज जो होता है, उसको कम कराने में वो सफल हो जाते हैं। लेकिन कर ना देने के कारण मुख्य कारण था वहाँ का अकाल, वहाँ पानी की कमी होना, जिससे ये फसल प्रॉपर नहीं होती है। ये गुजरात में ये संपन्न होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। खेड़ा आंदोलन 1918 में संपन्न होता है। ये अंग्रेजों के खिलाफ था, अंग्रेजों के खिलाफ था, अगेंस्ट ऑफ इंग्लिशमैन खिलाफ था। क्यों था? कि ये लोग कर मांग रहे थे, कर मांगते हैं, ठीक है, कर मांगते हैं, और उस साल अकाल पड़ता है, उस वर्ष अकाल पड़ता है। अकाल पड़ने से फसल नष्ट हो जाती है, वरना से फसल होती नहीं है, और फसल नहीं होती तो किसान के पास एक ही इनकम सोर्स होता है, तो वो कैसे उन चीज़ों को चुका पाएगा। ठीक है, इसमें गांधी जी भी पार्टिसिपेट करते हैं, गांधी जी भी पार्टिसिपेट करते हैं। और निष्कर्ष इसका क्या निकलता है इस आंदोलन का? खेड़ा आंदोलन में अंग्रेजों से कर राशि कम करा ली जाती है, कर राशि कम करा ली जाती है। ये इसका बच्चों क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है। तो हमसे क्वेश्चन भी यहाँ पूछा गया है, खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की निम्नलिखित में किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया था? भूमि उच्च राजस्व, ठीक है ना, हाई लैंड रेवेन्यू के कारण ये चलाते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए, यही चीज़ मैंने आपको आगे बताई है। भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है? वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन सा बच्चों? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है साहब। आगे चलते हैं। ये सेंट्रल स्टेट है सारी की सारी। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रस्ताव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार मान बना। सही है। पहली पंचवर्षीय जो योजना प्रारंभ होती है वो 1951 में होती है, 1956 तक चलती है। 1956 में सेकंड जो 5 ईयर प्लान होता है वो प्रारंभ हो जाता है। बढ़ावा देने ये इस नीति का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्यम को बढ़ावा देना, बिल्कुल करेक्ट बात है। दोनों के दोनों यहाँ पे करेक्ट बात है, तो हमारा आ जाएगा आंसर डी। जैसे 5 ईयर प्लान के लिए बात करते हैं। 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना है। 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान जो प्रारंभ होता है, जो पहला 1951 में होता है, 1956 तक चलता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इसमें जो पहला जो उद्देश्य रखा जाता है, जो पर्पज जो रखा जाता है बच्चों, कौन सा पर्पज होता है? कृषि, एग्रीकल्चर को क्या किया जाता है? पहले ये सोचा जाता है कि हम एग्रीकल्चर को हमारे देश की है जो उसे मजबूत करेंगे। सेकंड जो 5 ईयर प्लान आता है, सेकंड 5 ईयर प्लान आता है। सेकंड जो 5 ईयर प्लान आता है उसमें क्या जो पर्पज जो होता है बच्चों, पर्पज क्या होता है? इंडस्ट्री को डेवलप करना, उद्यम को क्या करना बच्चों? डेवलप करना। इंडस्ट्री में फोकस किया जाता है, और ये प्रारंभ होता है 1956 में, और 1961 तक ये चलता है। ये बात ध्यान रखना। 1961 में जो थर्ड 5 ईयर प्लान आता है उसमें एग्रीकल्चर प्लस एग्रीकल्चर के अलावा किसको मिला दिया जाता है? इंडस्ट्री, दोनों को ही मर्ज इसमें किया जाता है। हमसे ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि पहले 5 ईयर प्लान में क्या टारगेट या किसको पर्पज बनाया गया था? पहला पर्पज था एग्रीकल्चर को मजबूत करना, सेकंड क्या था? इंडस्ट्री, ठीक है ना। आज भी हम इसी चीज़ से सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। अभी नीति आयोग बना दिया गया है पंचवर्षीय योजनाओं की जगह, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों ही कथन सही है। प्राकृतिक कोशिका के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब 3 तो सही होंगे। उनका आकार आस तौर पर 110 की सीमा में होता है, ये तो सही बात है भैया। इसकी जो आकार रहता है 1 से 10 यूएम के संबंधी रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। उनके पास अंगक के रूप में केवल बहुत छोटे राइबोसोम होते हैं, ये भी बात सही है इसकी, ठीक है ना, ये भी बात इसकी। झिल्ली युक्त कोश का अंगक सेल उपस्थित होते हैं, नहीं ये उपस्थित नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, इसमें अनुपस्थित रहते हैं, यही हमारा गलत आंसर होगा। डी वाला देखते हैं। उनके गुणसूत्र केवल न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, सही है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिक आर प्रेजेंट, और प्रेजेंट की जगह हमें करना होगा एब्सेंट,
सही आंसर क्या हो जाएगा, एब्सेंट हमें इसका करना होगा, तो आंसर इज सी हो जाएगा बच्चों। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हमारा हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है, तो आर्टिकल 80 नंबर देता है बच्चों। कौन सा देता है बच्चों, आर्टिकल नंबर 80 देता है। बिहार पटना में पत्थर की मस्जिद किसने बनवाई, पत्थर की यानी कि हु बिल्ट द पटनेर की मस्जिद इन पटना, तो ये परवेज शाह बनवाते हैं। कौन बनवाते हैं बच्चों, परवेज शाह के द्वारा ये बनवाई गई थी। जैसे बिहार की अगर बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे बच्चों, बिहार में ही है। ये भी मोनूमेंट में गिनती होती है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। नालंदा विश्वविद्यालय पर जो आक्रमण करता है वो कौन होता है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं होता, बख्तियार खिलजी होता है। क्या नाम होता है बच्चों, बख्तियार खिलजी के द्वारा पूरा ही ये विश्वविद्यालय जला दिया जाता है, बख्तियार खिलजी। इसका जो इम्पोर्टेंट डॉक्टर था, इम्पोर्टेंट पर्सन था, वो होते राहुल वैद्य, नाम से बुलाते हैं इनको, राहुल होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब परवेज शाह के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि परवेज शाह क्या कंडीशन में काम कर रहे थे भैया। ये जहांगीर के क्या होते हैं, पुत्र होते हैं। कौन होते हैं बच्चों, जहांगीर के कौन होता है, परवेज शाह पुत्र होते हैं ये, ठीक है। और ये जो बनाई गई थी इंडो इस्लामिक, बात समझ में आई कि नहीं, इंडो इस्लामिक होता है, परवेज शाह ने से बनवाया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, जहांगीर के क्या होते हैं, पुत्र होते हैं, ठीक है साहब। आओ, भारत में निम्नलिखित किस मौसम को परिवर्तनशील मौसम के नाम से जाना जाता है। अब आप उनको बताना है कि कौन से मौसम को परिवर्तनशील मौसम के नाम से जाना जाता है, जिसमें मौसम का ही ये पता नहीं होता कि भैया कौन सा मौसम आने वाला और कौन सा नहीं आने वाला। ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको पूछता हूँ, कोल्ड वेदर सर्दी पड़ रही होती है, एडवांसिंग मानसून मानसून का आगमन होता है, हॉट द वेदर सीजन और रिट्रेटिंग मानसून की वापसी। तो ये होता है बच्चों मानसून की वापसी। मौसम परिवर्तनशील कौन सा होता है, मानसूनों की वापसी को हम मेजर करते हैं। ऋषु की दबाकर कंप्यूटर को डाटा इनपुट करना चाहता है, इसे किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। अरे अपन जैसे कंप्यूटर चला रहे हैं, ऋषु नाम का एक व्यक्ति है जो कंप्यूटर चलाना चाहता है, तो उसे कौन सी की दबानी होगी। की में किस में होती है, कीबोर्ड में। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या है, कीबोर्ड की उसे दबानी होगी। जॉयस्टिक, स्कैनर और लाइट पेन। तो ध्यान रखना किसकी की दबानी होगी, उसे कीबोर्ड की दबानी होगी। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिलता है। आप देखो कैलाश सत्यार्थी, इसमें किसको मिला, इनको मिलता है 2014 में, ठीक है। अब अपन जो बात करेंगे नोबेल की बात करेंगे, ठीक है साहब। आ जाओ, नोबेल भारतीय हैं नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो 1901 में होती है, स्टार्टिंग यानी कि बिगिन होता है। बात समझ में आई कि नोबेल जो प्रारंभ होता है 1901 में प्रारंभ होता है, पहली बात तो ये। अब जो 1901 में प्रारंभ होता है, बात इतनी से तो सही है। अब प्रारंभ होने के पश्चात इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। किसने नोबेल प्राइज़ जीते, किसने के नाम पर स्टार्ट हुआ, जिस व्यक्ति के नाम पर ये स्टार्ट हुआ उसका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ये नोबेल प्राइज़ स्टार्ट होता है। वो रहने वाले थे भैया स्वीडन के, और स्वीडन की कैपिटल क्या है बच्चों, स्टॉकहोम। स्वीडन की कैपिटल क्या है बच्चों, स्टॉकहोम के वो रहने वाले थे। अच्छे खासे वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका ग्लिसरीन की एक फैक्ट्री होती है, उसमें ये काम किया करते थे। अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म होता है, बर्थ जो होता है वो 1833 में होता है, और जो डेथ होती है उनकी 1896 में होती है बच्चों, ठीक है। जो नोबेल प्राइज़ जो गिवन किए जाते हैं, नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, नोबेल प्राइज़ गिवन, जो नोबेल प्राइज़ गिवन किया था वो 10 दिसंबर को कब दिए जाते हैं, 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए, ठीक है। अक्टूबर में अनाउंसमेंट होती है इसकी। नोबेल प्राइज़ की जो अनाउंसमेंट होती है वो कब होती है, अक्टूबर मंथ में होती है। नोबेल प्राइज़ 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, अक्टूबर में इसकी अनाउंसमेंट हो जाती है। नोबेल पहली महिला जो कौन थी, मैरी क्यूरी। पहली महिला जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता, मैरी क्यूरी। उन्होंने 1903 और 1911 में नोबेल प्राइज़ जीता बच्चों, ठीक है। पहले भारतीय या सबसे ज़्यादा नॉमिनेटेड होने वाले व्यक्ति इंडियन नॉमिनेटेड होने वाले, इंडियन जो नॉमिनेटेड सबसे ज़्यादा हुए थे वो थे गांधी जी। नामांकित होने वाले सबसे ज़्यादा व्यक्ति कौन थे, भारत की तरफ से गांधी जी थे, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वॉन द नोबेल प्राइज़, फर्स्ट इंडियन वॉन
नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कब जीता इन्होंने? 1911 में। किस में? सॉरी 13 में, 11 नहीं 13 में। किस में जीता? लिटरेचर में। ठीक है, इसके बाद जो भारतीय आते हैं उनके नाम में मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सेकंड नंबर पे आता है हरगोविंद खुराना, नहीं सीवी रमन थे। सेकंड नंबर पे कौन आते हैं बच्चों? सीवी रमन होते हैं। इनको कब मिलता है? 1930 में मिलता है। ठीक है ना। इसके अलावा हरगोविंद खुराना आते हैं, इनको कब मिलता है बच्चों? 1968 में मिलता है। ठीक है। फिर आते हैं मदर टेरेसा, इंडियन की बात चल रही है अपने, मदर टेरेसा, इनको कब मिला था बच्चों? 1979 में। ठीक है। इनको हाँ मैं ये बता देता हूँ किस में मिला। फिजिक्स, हरगोविंद खुराना बायोलॉजी या मेडिसिन अपन बोल सकते हैं इसको, और मदर टेरेसा को पीस में। इसके अलावा 5 नंबर पे कौन आते हैं? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर को 1983 में मिलता है और फिजिक्स में मिलता है। इसके अलावा 6 नंबर पर आते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में मिलता है और वो इकोनॉमिक्स के लिए मिलता है। ठीक है। फिर आते हैं रामाकृष्णन। रामाकृष्णन को 2009 में मिलता है, ये केमिस्ट्री में मिलता है। ठीक है ना। फिर आता है 8 नंबर पर कैलाश सत्यार्थी। सत्यार्थी, और ये किस में आते हैं? पीस, सॉरी 2014 में आते हैं, पीस में आते हैं। अब 9 नंबर पे आते हैं अभिजीत बनर्जी। इनको 2019 में मिलता है, इकोनॉमिक्स के लिए मिलता है। तो ये लोग हैं जो भारतीय, जिनको नोबेल प्राइज़ अब तक बच्चों मिल चुका है। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो कि सारे डिटेल्स आपके सामने मौजूद हैं। ठीक है। कैलाश सत्यार्थी को पीस में मिलता है, तो यही तो हमारा आंसर है, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। तो शायद शांति, ये रहा पीस। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी? चलो आगे चलते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 2G अनफोल्ड किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये हमसे पूछा जा रहा है कि मोहसिन हामिद के द्वारा, तरुण विजय के द्वारा, अमितू राजा के द्वारा, कमलजीत सिंह के द्वारा। बुक के बारे में पूछा गया कि भैया ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अंदीमुथु राजा के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? अंदीमुथु राजा के द्वारा ये बुक, पुस्तक लिखी गई थी। वाद्य यंत्रों को संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र के संकलित किया था। वाद्य यंत्रों से रिलेटेड, देखो वाद्य यंत्रों से या वाद्य यंत्र या डांस, नृत्य से संबंधित जो जानकारी हमें मिलती है वो नाट्य शास्त्र से मिलती है। किससे मिलती है बच्चों? नाट्य शास्त्र से मिलती है। और नाट्य शास्त्र जिन व्यक्तियों ने लिखा उनका नाम है भरत मुनि। नाट्य शास्त्र लिखा किसने है बच्चों? भरत मुनि ने लिखा है। ठीक है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद या 5th वेद भी कहा जाता है। पंचम वेद भी कहा जाता है नाट्य शास्त्र। ये दिख नहीं रहा होगा शायद साहब, पंचम वेद कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। नाट्य शास्त्र यानी भरत मुनि लिखते हैं। और इसमें डांस को बताया गया है 2 टाइप का। संगीत नाटक अकादमी जो हमें बताती है क्लासिकल और फोक डांस के बारे में हमें बता रही होती है। किसके बारे में बताती है? हमें फोक डांस के बारे में बताती है। क्लासिकल डांस की संख्या है 8 और फोक डांस की कोई नंबर नहीं है। ठीक है। 8 क्लासिकल डांस कौन कौन से मैं मैप के थ्रू आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। ठीक है जी, आइए इस पर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले इधर आता है केरल। केरल में 2 चीज़ें आती हैं। केरल में कितने 2 क्लासिकल डांस आते हैं। एक का तो नाम है बच्चों मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, और एक का नाम क्या है? कथकली। ठीक है। अब केरल के अलावा हम चलते हैं बच्चों तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक नृत्य है जिसका नाम क्या है बच्चों? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बाद, तमिलनाडु के बाद ऊपर जो राज्य आता है वो आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश जो आता है वो कौन है, भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश कौन सा है, कुचिपुड़ी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अलावा क्या है, ओडिशा। और ओडिशा से कौन सा नृत्य निकलता है, ओडिसी। यहाँ पर कौन सा है बच्चों, मणिपुर। इससे कौन सा नृत्य होता है बच्चों, मणिपुरी। ठीक है, अब यहाँ पे आता है बच्चों थोड़ा सा, यहाँ पर ऊपर असम आता है। असम में कौन सा किया जाता है बच्चों, सत्रिया। लास्ट एंड फाइनल यूपी, और यूपी की तरफ कहाँ चलते हैं अपन, कथक। यूपी में कौन सा किया जाता है बच्चों, कथक। ऐसे करके 8 क्लासिकल डांस हैं और मैंने आपको उनके लोकेशंस बता दिए हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में किससे संबंधित नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि भैया ये संबंधित किससे नहीं है, टैक्स एंड लैंड्स एंड बिल्डिंग से संबंधित, भूमि और भवन पर कर, इससे संबंधित ये नहीं है। बाकी वन से, औद्योगिक क्षेत्र, श्रम विवाद और आर्थिक और सामाजिक योजना। यदि मांग की कीमत लोच से एक कम है तो वस्तु की मांग बेलोचदार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, बेलोचदार, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो, इनएलास्टिक कहा जाता है बच्चों इसे। हाल ही में यूक्रेन ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है, तो जो नियुक्त किया गया वो है यूलिया स्विरिडेंकी। किसे नियुक्त किया गया बच्चों, यूलिया स्विरिडेंकी को किया गया। हाल ही में यूजीसी ने मान्यता प्राप्त पहले विदेशी साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का उद्घाटन किया है, वो किस शहर में किया गया, वो गुरुग्राम में किया गया बच्चों। कहाँ पर किया गया, गुरुग्राम में किया गया है। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किस वर्ष 2025 के लिए विश्व सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया, एसबीआई को किया गया, और ये सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक भी है। इस सेशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रोकोमा मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला नवा अफ्रीकी देश कौन सा है, वो है सेनेगल। ऐसे करके हमने बच्चों 25 क्वेश्चन का सलूशन किया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।